हाय गाइस, आज के इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और स्पेसिफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में तो खैर इसके क्वेश्चंस आते ही हैं, बट अगर आप आगे जाके 11th 12th के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे, बी इट जेई में भी शायद आता ही है, इफ यू टॉक अबाउट आईपी मैट या फिर लेट्स से इफ यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, किसी भी चीज का एग्जाम देते हो, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम देते हो अगर आप, तो वहां पर एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं मोस्टली, ये सारे एग्जाम्स। तो यहां पर आपकी जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है दैट इज सिंपल इक्वेशंस यानी लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि आप मैथ में कुछ भी आगे जाके सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशंस तो सॉल्व करनी ही पड़ती हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे इक्वेशंस तो सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए हाउ डू यू सॉल्व दीज इक्वेशंस। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये चैप्टर का मतलब समझेंगे पहले कि भाई इसके नाम का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब ये इक्वेशन से शुरू करते हैं। इक्वेशन वर्ड से क्या मतलब है आपको पता ही है, जहां पर भी इक्वल टू साइन आ जाए वो एक इक्वेशन होती है, सिंपल सी चीज है। सो व्हेनेवर यू इक्वेट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वल करोगे तो वो इक्वेशन होती है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बड़ा भारी टर्म लग रहा होगा, लेकिन कोई भी मैथमेटिकल चीज लिखी हो ना उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे 4+2 है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट 6, तो ये एक इक्वेशन हो गई, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन। अब हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर का वर्ड का क्या मतलब है, यहां पर लीनियर वर्ड का मतलब है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो होनी चाहिए 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन बनाता हूं 3x + 4 = 7। अब ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में एक वेरिएबल भी है। क्या है वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, पावर नहीं लिखी हो मतलब पावर 1 होती है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहां पर x की, हाईएस्ट पावर इज 1। सिंस हाईएस्ट पावर 1 है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, स्पेसिफिकली लीनियर इक्वेशन है। वहीं अगर मैं एक इक्वेशन ऐसी लिख दूं आपके लिए 3x² - 5x + 7 = 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? वेल, आप बोलोगे x की पावर 1 है। सिर्फ x की पावर नहीं देखना है, कोई भी x की हाईएस्ट पावर देखना है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये लीनियर ना होके ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, इन सब में अभी नहीं जाना हमें, वो अभी हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन होती है जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था 3x + 4 = 7, उसमें एक ही वेरिएबल था x। तो अब ऐसी भी इक्वेशन होंगी जहां पर दो वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 3x + 4y और एक काम करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं 3x + 4y = 75, कैसी ये एक इक्वेशन है, लीनियर है कि नहीं है, बिल्कुल है। वेरिएबल दो हैं यहां पर, अब वेरिएबल दो हैं x और y, x की हाईएस्ट पावर भी 1 है और y की हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो ये हो गई लीनियर, लीनियर क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने हैं यहां पर, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको मेरे ख्याल से पता ही होंगी। x एंड y आर द वेरिएबल्स, ये तो सिंपल सी चीज है। 3 और 4 क्या है, 3 एंड 4 आर दी कोएफिशिएंट्स, इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या होते हैं कोएफिशिएंट, वेरिएबल में जो भी टर्म मल्टीप्लाइड होता है उसको कोएफिशिएंट हम बोलते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा आपको पता हो। मान लो मैं ऐसा लिख देता हूं ax + by = 50, लेट्स से। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, और y का कोएफिशिएंट क्या है, b है। सिंपल है, ठीक है। x में जो मल्टीप्लाइड हो रहा है वो है x का कोएफिशिएंट, y में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो y का कोएफिशिएंट है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये हो गए कोएफिशिएंट्स। अब ये जो बचा 75, ये बेचारा अलग सा रह गया, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली क्या, कांस्टेंट। दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ये हो गया x का टर्म, ये हो गया y का टर्म, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे पूरे इस चैप्टर में। और यहां तो सिर्फ एक इक्वेशन है, हम बात कर रहे हैं किसकी,
पेयर ऑफ लीनियर, तो पेयर ऑफ मतलब पेयर मतलब हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब दो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में, जैसे एक 3x + 4y = 75 ये दिया हुआ है, और मैं आपको एक और दे दूं, लेट्स से 5x + 2y = कुछ भी ले लो 60 ऐसा ले लो, तो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। हम पूरे इस चैप्टर में दो वेरिएबल की दो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। अब दो इक्वेशंस के बारे में क्यों बात करेंगे, थोड़ा सा वो समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं सॉल्विंग की, तो व्हेन आई से सॉल्व अ पर्टिकुलर इक्वेशन, सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू निकालना। वेरिएबल अननोन होता है, यहां पर 3, 4 और 75 की वैल्यूज तो हमें पता है, लेकिन x और y की वैल्यू नहीं पता है, तो मुझे x और y की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर मेरे पास सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है, मतलब 3x + 8 = 11, एक एग्जांपल ले लिया, ये इक्वेशन है, लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है, और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको सॉल्व करो, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? पर शायद आपने कर भी लिया होगा अब तक सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे हम? 8 को राइट साइड में ले जाएंगे तो वो -8 हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मैथ समझना है तो अच्छे से समझो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 8 को इधर ले गए। हमने क्या किया, हम दोनों तरफ 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 को उधर ऐसा नहीं उठा के ले गए, वरना तो मैं 3 को इधर उठा के ले जाऊंगा तो क्या ये -3 बन जाएगा? नहीं, हम 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ, जिसको हमने शॉर्टकट में याद किया हुआ है कि भाई कोई भी पॉजिटिव टर्म को राइट में ले जाओगे या लेफ्ट में ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 दोनों तरफ से, तो हमें मिलेगा 3x + 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x मिलेगा, और राइट साइड हो जाएगा 11 - 8 जिसकी वैल्यू है 3। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x = 3। सिंपल। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x/3 बनेगा x और 3/3 बनेगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। कितनी वैल्यूज आई हैं? एक ही वैल्यू आई है। तो अगर एक वेरिएबल में ही एक इक्वेशन है तो उसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि एक वेरिएबल में एक इक्वेशन है तो एक सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक इक्वेशन दो वेरिएबल में दे दूं, 3x + 4y = 11 दे दूं, और मैं आपको बोलूं सॉल्व करो इसको, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? पहले आप बोलोगे सर शायद सॉल्व हो जाएगा, मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो y की वैल्यू 11/4 आ जाएगी, तो वो सॉल्यूशन हो गया, x 0 एंड y 11/4, ये सॉल्यूशन हो गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये एकमात्र सॉल्यूशन है? नहीं, ऐसे और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। आपने 0 रखा, मैं बोलता हूं मैं y को 0 रख देता हूं, आपने x को 0 रखा था, मैं y को 0 रख देता हूं। y 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू 11/3 आ जाएगी, ये भी तो एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस आएंगे? ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। समझो, अगर मैं यहां पर 4y को लेफ्ट में लेके जाता हूं, राइट में सॉरी, तो ये हो जाएगा 11 - 4y, और 3 से डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू आएगी 11 - 4y/3। अब मैं x और y की अलग अलग वैल्यूज सॉल्यूशन निकाल सकता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो ये हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 11/3। क्या ये एक सॉल्यूशन है? यस, सॉल्यूशन है। x और y की वैल्यूज 11/3 और 0 पुट करोगे यहां पर तो आंसर आ जाएगा आपका। क्या मैं y की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। 4 × 1 4 हो जाएगा, 11 - 4 हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/3, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे आप y की कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हो भाई? इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हो आप तो, राइट। और जरूरी नहीं है पॉजिटिव रखो y की वैल्यू, नेगेटिव भी रख सकते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ इंटीजर रखो, फ्रैक्शन भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो y की इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज पे x की करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर कितने सॉल्यूशंस आएंगे? यहां पर आपके पास आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो उन वेरिएबल्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी? इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। लेकिन जनरली हम जब सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमें चाहिए होता है कोई एक फिक्स नंबर, कोई एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए होता है, राइट। तो एक जनरल रूल होता है
लीनियर इक्वेशंस का क्या है जनरल रूल? अ सिंगल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अ सिंगल इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहां से एक जनरल थंब रूल आता है, अगर दो वेरिएबल हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक ही सॉल्यूशन चाहिए, तो कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं हमें। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो वेरिएबल हैं, अगर दो वेरिएबल हैं तो इन दो वेरिएबल्स की यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशंस तो चाहिए ही होती है। ठीक है, ये है। तो अब देखते हैं कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन, अगर दो वेरिएबल आ भी जाएं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसे। ठीक है, तो लेट्स से इफ आई हैव टू इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म। जनरली कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? उसका जनरल फॉर्म होता है ये a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर a क्या है? x का कोएफिशिएंट, b है y का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने सीखा अगर मुझे यहां पर x और y की यूनिक वैल्यू निकालनी है तो मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंफ्यूजन बनेगा, क्या कंफ्यूजन? कि भाई ये तो सेम हो गई, सेम थोड़ी चाहिए हमें, तो अलग अलग इक्वेशंस चाहिए। इसीलिए मैं कोएफिशिएंट्स को a1 a2 बोलता हूं। a1 is the coefficient of x in the first equation, a2 is the coefficient of x in the second equation. Similarly b1 b2 बोलते हैं इन्हें और c1 c2 बोलते हैं। तो जनरल अगर मुझे दो इक्वेशंस रिप्रेजेंट करनी है जनरल तरीके से, जनरल मतलब कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जनरल फॉर्म में इस तरीके से दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो तो अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्राइक मेथड। द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, द सेकंड मेथड इज योर अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में भी दो हमारे पास तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो इफेक्टिवली हमारे पास तीन तरीके होते हैं कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के। क्या है तीन तरीके? एक है ग्राफिकल मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं इन तीनों मेथड्स को। चलो तो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ दीज थ्री मेथड्स, जो कि है ग्राफिकल method of solving two linear equations in two variables. But before we see how to solve linear equations in two variables through graph, पहले ग्राफ बनता क्या है linear equation का वो समझते हैं। ठीक है, चलो तो let's take a very simple example. 2x minus y is equal to 4। एक ये linear equation, एक ही equation लेते हैं, दो वेरिएबल है x और y में। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनता है? सिंपल है, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x और y के बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। वो सारे सॉल्यूशंस को आप ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है, और उनको जब आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने पर जो फिगर मिलता है वो हमारा इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पर y को राइट में लेके आता हूं। क्या किया मैंने? ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस y, और 4 को लेफ्ट में लेके जाओ तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो उल्टा करके लिख दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। क्यों किया ये मैंने? मुझे चाहिए x और y के बहुत सारे सॉल्यूशंस ताकि मैं उनको ग्राफ पे प्लॉट कर पाऊं। तो यहां पर अब अगर मैं x की अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगा तो y की मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर मैं, ये मेरे पास ग्राफ है, अब अगर मैं हाथ से बनाता तो वो थोड़ा सा ग्राफ अच्छा नहीं दिखता है, तो आई टेकन अ प्रॉपर ग्रिड ले लिया है, जो मेजर्ड ग्रिड है बिल्कुल। अब यहां पर मैं x और y की अलग अलग वैल्यूज देखता हूं। अगर मैं x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 ले लूं, अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा
यहां पर 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू -4 आएगी। अब इस पॉइंट को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो क्या कहां पर आएगा ये पॉइंट, ये है x एक्सिस, x पे 0 मतलब ये रहा 0, तो यहां पर ये पूरा जो लाइन है x इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन y क्या चाहिए, -4, तो x 0 पे ये y एक्सिस की वैल्यू -4, यानी कि ये इक्वेशन, ये वाला पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रखें, अब आप x की वैल्यू लेट्स से 1 ले लो। ठीक है, ये आ गया पहला पॉइंट 0, -4। अब आप x की वैल्यू ले लो 2 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0, -4 था, फिर x की वैल्यू आप 2 ले लो। अब अगर आप x की वैल्यू 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 - 4 ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो x2 पे y 0 है, x2 पर y 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। तो 2, 0 एक ये दूसरा पॉइंट आ गया। ऐसे ही आप एक और पॉइंट ले सकते हो, क्या कि आपने मान लो x की वैल्यू 3 रख दी, ये था 0 -4, ये x की वैल्यू 2 पे 0, x अगर आप 3 लोगे सो 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा 2, तो x जब 3 है तो y की वैल्यू 2 आएगी, x 3 पर y की वैल्यू 2 आएगी, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब ऐसे आप कितने पॉइंट्स प्लॉट करोगे, ऐसे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो, और जब आप करके भी देखोगे और भी 4, 5, 6 पॉइंट्स ले लोगे अगर आप, और इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, क्या चीज, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफ पे क्या उसका फिगर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। सो अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन दी XY ग्राफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो भाई अब यहां से अगर 2 इक्वेशंस होंगी तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो समझते हैं आप। ठीक है, चलो, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन दी XY ग्राफ। ठीक है, तो अब अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो 2 इक्वेशंस चाहिए मुझे, a1x b1y c1 is equal to 0, a2x b2y plus c2 is equal to 0। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, देखो मैं थोड़ा सा यहीं से समझाता हूं पुराने ग्राफ से। हाँ, अब अगर मैं एक और इक्वेशन ले लूं और वो दूसरी इक्वेशन की लाइन कुछ ऐसी बन जाए, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का, एक ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, कुछ हम ऐसा ले लेते हैं इज इक्वल टू कुछ भी 3x + 4y इज इक्वल टू 7, रैंडमली ले लिया मैंने, मुझे पता नहीं, बट मान लो इसका जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। अब इन दोनों लाइंस या इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या है। अब सॉल्यूशन समझो, ये जो पॉइंट्स थे ये सारे इसके सॉल्यूशन थे, और ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पर लाए करते हैं, येलो वाली लाइन पर। सिमिलरली इस लाइन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और वो सारे सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो सॉल्यूशंस होंगे वो पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाए करते हैं। तो अगर मैं कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, x और y की ऐसी वैल्यू की बात कर रहा हूं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो वो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन या वो पॉइंट ऐसा होगा जो इस लाइन पर भी लाए करेगा और इस लाइन पर भी लाए करेगा। तो आपको दिख रहा है वो पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो कोई भी 2 इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उनसे बनने वाली लाइंस का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी 2 इक्वेशंस इन लीनियर वेरिएबल्स, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो सेम होता है इनसे बनने वाली लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट के। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वही इन लाइंस, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है ग्राफिकल मेथड के लिए। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज और आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन बोथ द लाइंस। ऐसे पॉइंट्स जो इससे बनने वाली लाइन पर भी हो और इससे बनने वाली लाइंस पर भी हो, तो वो सारे पॉइंट्स इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन होंगे। ठीक है,
चलो, तो कैसे आप इसको फिगर आउट करते हैं ग्राफिकली, कैसे सॉल्व करेंगे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, वो देख लेते हैं। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे पहले। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। वैसे तो अब आप समझ ही गए होंगे, अगर लाइन बनानी है तो 2 पॉइंट काफी होते हैं, तो आगे से मैं 2 पॉइंट ही लूंगा, बस यहां पे मैं मल्टीपल पॉइंट्स लेके देख लेता हूं। तो अगर ये ग्राफ है मेरे पास, मार्किंग ऑलरेडी डन है आपके लिए, राइट। तो अब अगर x की वैल्यू 1 होगी, यहां पर देखो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। x1 है तो y 0, क्या पॉइंट आ जाएगा, x1 ये y 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जब आप मार्क करोगे, आपको तो ग्राफ पेपर मिलेगा, आप उस पर इजीली ये मार्किंग्स कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर हाथ से बनाऊंगा तो क्या दिक्कत होगी कि जरूरी नहीं है ये इक्वली स्पेस्ड मार्किंग्स बनेंगी, इसीलिए मैंने ग्राफ लिया हुआ है ये। अब नेक्स्ट x की वैल्यू आप कुछ भी रैंडमली पुट करो, आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -100 रख दो, वो भी चलेगा, लेकिन -100 रखोगे तो वो आपके ग्राफ में आएगा ही नहीं ना, x100 या -100। तो वैल्यूज ऐसी ही रखना कि भाई ग्राफ के अंदर तो प्लॉट कर पाओ वो पॉइंट को, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 इधर जाके +1 बनेगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो सोल्यूशन है या पॉइंट है वो क्या हो गया, -1, 2। तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप और भी पॉइंट्स प्लॉट करोगे, x0 रखोगे तो y1 आ जाएगा, x0 पे y1 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर आप x की वैल्यू रखोगे 2 तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, x2 पे y -1 मतलब ये वाला पॉइंट होगा इधर, ठीक है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, x -2 लोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x -2 पे y की वैल्यू 3, ये पॉइंट इधर आएगा, फाइन। ऐसे आप और भी पॉइंट्स बना सकते हो, बट जरूरत नहीं है, 2 काफी होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये इस तरफ भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी, इस तरफ भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखना था ना, तो दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स बनाते हैं, वैसे तो 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं यहां पर, ये 1 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 0 बन जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x1 पे y 0 है तो यही पॉइंट मिल जाएगा हमें, isn't it? तो x1 पे y 0 ये पॉइंट मिल गया। फिर एक और पॉइंट ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 लेते हैं, x -1 लेंगे, इधर जाएगा +1, 1 + 1 2, -y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x -1 है तो y की वैल्यू -2 यहां आएगा, ठीक है। ये अब 2 पॉइंट काफी है, तो जो लाइन बनेगी वो इस तरीके की लाइन बनेगी। तो और भी पॉइंट आप चाहो तो प्लॉट करोगे, और इन सब पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, ये कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 0। आपको इतना तो ध्यान होगा कि जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं या पॉइंट्स लिखते हैं ग्राफ पे, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, 1, 0 है। अब अगर आप 1, 0 देखोगे इधर या इधर, किसी भी इक्वेशन में रखोगे, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। रख के देख लेते हैं, है ना। x1 रखूं मैं और y 0 रखूं, तो 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो चलेगा बिल्कुल। यहां 1 रखे और 0 रखे तो 1 - 0 क्या होता है, 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हुआ क्या यहां पर, इफेक्टिवली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना लाइंस का, वो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज, पहली चीज क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द XY ग्राफ, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइंस विल बी द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिक्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देख लो इसको और अच्छे से समझ लो।
हमें करना क्या होता है, एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर आपको दो इक्वेशंस ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो क्या करना होता है, इतने सारे जरूरत नहीं है, बस 2 पॉइंट्स ले लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, या 2 सॉल्यूशन ढूंढ लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इजी तरीका क्या होता है, इजी तरीका होता है एक बार x0 ले लो तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y0 ले लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। वो एक स्टैंडर्ड इजी तरीका हो गया, बट जरूरी नहीं हमेशा वो काम करे, तो आप अपनी मर्जी से x और y की कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो। यहां पर भी सिर्फ 2 वैल्यूज लेने से काम आपका बन जाएगा, 5 वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इससे जो 2 वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट्स प्लॉट करो यहां पर और फिर उनको ज्वाइन कर दो। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो आप तो स्केल रखोगे, ठीक है, मान लो आपको एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, तो आप क्या करोगे, एक स्केल रखोगे, ठीक है, और इस स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। बहुत केयरफुली करना, ठीक है। ये है, तो जब आप ऐसे दोनों लाइंस बना लोगे, जब आप ये दोनों लाइंस बना लोगे तो ये दोनों लाइंस जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशंस। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से समझ लो, एंड देन विल मूव ऑन टू फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब बिफोर वी मूव ऑन टू एग्जांपल्स, एक बात ये बताओ कि अगर 2 इक्वेशंस हैं मेरे पास तो 2 लाइंस भी मिलेंगी, तो अगर 2 लाइंस हैं तो विल द 2 लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। यहां जैसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, वीडियो को पॉज करके ये सोचना पहले, उसके बाद ही आगे देखना कि अगर मैं ग्राफ पर 2 लाइंस बनाऊंगा तो क्या वो हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कुछ और भी केस बन सकता है। तो वेल देखते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, ये जरूरी नहीं है। आपको ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा भी मिल जाए या फिर एक भी ना मिले, ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ये समझते हैं भाई। अगर मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं तो 2 लाइंस मिलेंगी। अब वो दोनों लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, द 2 लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, के एक ऐसी बन गई एक ऐसी बन गई। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई तो कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है तो कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मुझे एक सॉल्यूशन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है सिर्फ एक सॉल्यूशन। या तो इसको हम सिंगल सॉल्यूशन या फिर स्पेसिफिकली इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे इस टाइप के केस में, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक मतलब सिंगल, एक स्पेसिफिक यूनिक है। चलो, और क्या केस बन सकता है, वेल दी अदर केस कैन बी द लाइंस कैन बी पैरेलल, है क्या नहीं। एक लाइन ऐसी बन गई, एक लाइन उसके एग्जैक्टली पैरेलल बन गई। अब एग्जैक्टली पैरेलल बन गई तो क्या ये लाइंस, कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दीज 2 इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन में सॉल्यूशन तो इसके भी बहुत सारे हैं और इसके भी बहुत सारे हैं। इस इक्वेशन के ये सारे पॉइंट्स हैं जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के ये सारे पॉइंट्स हैं जो सॉल्यूशंस हैं, लेकिन कोई भी कॉमन सॉल्यूशन तो है ही नहीं क्योंकि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं। तो यहां पर हम बोलते हैं these 2 equations will have पिंक नहीं है, ठीक है, these 2 equations will have no solution, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, तो पैरेलल लाइंस है इसीलिए नो सॉल्यूशन होगा। और कोई केस बन सकता है क्या, एक और केस बनेगा। एक और केस क्या बनेगा, द लाइंस विल बी ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट। देख रहे हो, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो ये इफेक्टिवली इसका मतलब होता है कि दोनों लाइन सेम हो गई या फिर दोनों इक्वेशंस सेम हो गई। ठीक है, तो यहां पर अब कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, अरे भैया पहली लाइन का हर पॉइंट ही दूसरी लाइन पर लाई कर रहा है, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए यहां पर, यहां पर हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, तो सॉल्यूशंस भी कितने हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट केस है। अब इसकी कंडीशन होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि 2 इक्वेशंस आपको दी हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, हर एक केस के लिए अलग अलग कंडीशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये a1 a2 क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया। a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन
A2 is the coefficient of x in the second equation, B1 is the coefficient of y in the first equation, B2 क्या है, coefficient of y in second equation, और C1 C2 के बारे में अभी बाद में बात करेंगे और आगे। तो अगर x के कोएफिशिएंट का रेशो y के कोएफिशिएंट के रेशो के बराबर नहीं है तो लाइंस की हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी और इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। पैरेलल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए बट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होती है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस या फिर नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट के लिए कंडीशन होती है तीनों रेशोज ही बराबर कर दो, तीनों रेशोज को बराबर कर दो। अगर हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। अब इनको अगर याद करना है तो याद करने के लिए ये जो कंडीशन आती है कैसे आती है वो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है, वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। अगर आप 11th-12th में मैथ्स लोगे तो शायद वहां पर आप सीखोगे, बट एक लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। अगर देखो दो लाइंस की स्लोप बराबर हो जाए, अगर स्लोप मतलब क्या कि ये जो स्लांट है, ये स्लांट एग्जैक्टली एक जैसा हो जाए दो लाइंस का, तो वो लाइंस या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग तो नहीं होंगी ना। तो ये करना है, इससे समझो कि ये इफेक्टिवली हमें स्लोप बोल रहा है कि स्लोप बराबर नहीं है। अगर मैंने एक लाइन ऐसी बना दी और दूसरी लाइन की स्लोप ये ना रख के थोड़ी सी भी टेढ़ी कर दी, ऐसी कर दी, तो ये लाइंस का हमेशा एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो ये याद रखना कि इंटरसेक्शन पॉइंट कब आता है लाइंस का, जब उनकी स्लोप जो है, जो स्लांट है ना, वो सेम ना हो। इसीलिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। x के कोएफिशिएंट का रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू y के कोएफिशिएंट का रेशियो। लेकिन अगर स्लोप सेम हो गई, एक लाइन की स्लोप ये है और दूसरी लाइन की भी स्लोप यही हो गई, तो या तो दूसरी लाइन पैरेलल हो सकती है या फिर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है। दूसरी लाइन या तो पैरेलल हो सकती है या फिर दूसरी लाइन इसके एग्जैक्टली ऊपर बनेगी। तो पैरेलल के लिए कंडीशन है कि पहले तो स्लोप बराबर होनी चाहिए और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इन दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी इसके बराबर हो गया तो इफेक्टिवली इक्वेशंस कैसी आ जाएंगी, सेम इक्वेशंस आ जाएंगी। सेम इक्वेशंस आ जाएंगी तो फिर लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है तीन केसेस के लिए। चाहो तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब इन तीनों केस के बारे में एक और चीज समझते हैं। तो ये तो हमारा इंटरसेक्टिंग वाला जो केस है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। पैरेलल वाला केस जब होगा, लाइंस पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस होंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स हम और यूज करते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। कंसिस्टेंट वर्ड से क्या समझ में आता है? कंसिस्टेंट मतलब व्हेन टू पीपल अग्री, दे आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन तब होती है जब कम से कम एक सॉल्यूशन हो इक्वेशंस का। कोई भी दो इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस तब बोलते हैं जब कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो। तो कम से कम एक सॉल्यूशन कहां आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है और एक तो यहां आ रहा है। तो ये वाली जो केस है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है इक्वेशंस का तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ये है इनकंसिस्टेंट और ये हो जाएगी कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का मतलब समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स टेक टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन मैंने ली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं एक दूसरी इक्वेशन 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 50, ये ले रहा हूं। अब अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अभी तो आपने सिर्फ ग्राफिकल मेथड देखा है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करोगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। तो वो तो ग्राफिकल तरीका हुआ कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इनका सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। देखो,
ये 3 का 6 हो गया, डबल दिख रहा है, ये 4 का 8 हो गया, डबल दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे मिला मुझे? डबल करके। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता अगर, तो मुझे क्या मिलता? 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 40 मिलता। ये मिलना चाहिए था। तो मेरी पहली इक्वेशन बोलती है कि 6x प्लस 8y की वैल्यू 40 होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बोल रही है कि नहीं, 6x प्लस 8y की वैल्यू तो 50 है। तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है क्या? आर दे अग्रीइंग विद ईच अदर? नो, दे आर नॉट अग्रीइंग विद ईच अदर। तो ये कैसी हो गई? इनकंसिस्टेंट हो गई, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हो गई है। ये कुछ और बोल रही है और ये कुछ और बोल रहा है। और अगर आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 यानी 3/6। a1 क्या है? यहाँ x का कोएफिशिएंट, यहाँ क्या है? x का कोएफिशिएंट a2। तो a1 अपॉन a2 3/6 होता है 1/2। वहीं अगर मैं b1 अपॉन b2 देखूं तो b1 अपॉन b2 होगा दोनों इक्वेशंस में y का कोएफिशिएंट, यानी कि 4/8। 4/8 क्या होता है? ये होता है 1/2। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, इससे समझ में आता है कि वो जो स्लांट है ना दोनों लाइंस का, वो सेम है। अब अगर स्लांट सेम है तो या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इसी के लिए अब मैं कांस्टेंट टर्म देखता हूं। अब देखो कांस्टेंट टर्म या तो दोनों राइट में हो या दोनों लेफ्ट में हो, चलेगा, वो आगे जाके और बताऊंगा। ये दोनों राइट में है, चलेगा। तो कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो है 20/50। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 2/5। तो भाई ये दोनों तो बराबर है, हाफ हाफ, लेकिन हाफ 2/5 के बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लग गई यहां पर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किसकी कंडीशन है? ये है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। जो हम समझ भी पा रहे थे, ये कुछ और बोल रहा है और ये कुछ और बोल रहा है, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन तो आने से रहा। x और y की कुछ भी वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे तो उसके लिए ये 40 आना चाहिए। 50 तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्यों है इनकंसिस्टेंट? क्योंकि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। इनमें तो कम से कम एक तो सॉल्यूशन आएगा ना कॉमन, इसीलिए इनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, अब जैसे ये नो सॉल्यूशन का बताया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का भी बताता हूं मैं आपको। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अब अगर एक इक्वेशन में आपको दे दूं 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 और एक दूसरी इक्वेशन में दे दूं आपको 18x प्लस 15y इज इक्वल टू 57, ये दे दूं। अब अगर आप ग्राफिकली इनको प्लॉट करके सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि ये एक पे एक लाइन बन गई, ओवरलैपिंग लाइंस बन गई। क्यों ओवरलैपिंग लाइन बन रही है भाई? इंटरसेक्टिंग क्यों नहीं बन रही है? केस वो जो कंडीशन है उससे तो मैं बाद में देखूंगा, बट आप देखो किया क्या मैंने, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। अरे भाई जब 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर जब आपने सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई किया तो इफेक्टिवली कोई नई इक्वेशन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, आपको तो सेम ही इक्वेशन मिल जाएगी। कोएफिशिएंट्स बढ़ जाएंगे तो कांस्टेंट टर्म भी बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर x 2 के बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x 4 के बराबर होगा। है तो x फिर भी 2 के बराबर ही, यहां पर भी x की वैल्यू तो 2 ही आएगी ना। तो जो सोल्यूशन इसके आएंगे वही सोल्यूशंस इसके भी आएंगे और एग्जैक्टली वो सारे ही आएंगे। जो जो वैल्यूज यहां पर x और y की इसको सेटिस्फाई करेंगी वो सारी इसको भी करेंगी सेटिस्फाई। इसीलिए यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो इक्वेशंस बनती है ना, वो दोनों इक्वेशंस एक्चुअली सेम इक्वेशंस ही होती हैं, एक में दूसरी मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्या? दीज आर डिपेंडेंट इक्वेशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या होती हैं? ये डिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं। क्यों डिपेंडेंट होती हैं? इस पे डिपेंड कर रही है ये, है नहीं, ये इस पर डिपेंड कर रही है। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा ये मिल जाएगा, इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर दूंगा ये मिल जाएगा, एक दूसरे से निकल के आ रही है, तो ये हो गई डिपेंडेंट इक्वेशंस। ठीक है, और अगर आप चाहो तो कंडीशन भी लगा के देख सकते हो। कंडीशन लगाएं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 x के कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे 6/18, ये है a1 अपॉन a2। 6/18 की वैल्यू कितना हो गई? 1/3। वही निकाले हम b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 5 साइन के साथ लेना होता है आपको, तो +5/+15, ये हो गया 1/3।
C1 अपॉन C2 चेक करो, C1 अपॉन C2 दोनों राइट में है, चलेगा। 19/57, 19/57 भी क्या होता है, 1/3 होता है। तो यहां पर क्या कंडीशन बन रही है हमारी कंडीशन बन रही है कि A1 अपॉन A2 1/3 है, B1 अपॉन B2 भी 1/3 है और C1 अपॉन C2 भी 1/3 है। तो कंडीशन बन गई कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसके लिए होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए होती है। तो एक इस तरीके से समझा दिया मैंने कि डिपेंडेंट इक्वेशंस क्यों हैं। आप अदरवाइज इसको डायरेक्टली चेक करना हो तो कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप। तो यहां पर बस एक चीज एडिशनल लिख लेना, ये तो इनकंसिस्टेंट होती हैं, ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस तो होती हैं, साथ में ये डिपेंडेंट भी होती हैं, ये डिपेंडेंट भी होती हैं। एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन तो चली गई, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन मिल सकती है मुझे कुछ भी, उसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके। वेरएज ये जो दो होती है ना, ये होती हैं इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं। यहां पर एक से दूसरी नहीं मिल पाएगी आपको, एक में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी इक्वेशन नहीं मिलेगी इन दोनों केसेस में। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसका अच्छे से नोट्स बना लो। चलो, तो अब ये जो कंडीशंस है ना कि अगर आपको दो इक्वेशंस दी हैं तो कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये एक समरी है। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 तो लाइंस पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी मतलब एक सोल्यूशन आएगा, पैरेलल लाइंस होंगी मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, जीरो सोल्यूशन आएंगे। वहीं अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों रेशियोज अगर बराबर हैं देन द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, मतलब कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, ये दोनों होती हैं कंसिस्टेंट लाइंस या इक्वेशंस और ये वाली होती है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। अब आपको ये तीन अलग अलग एग्जांपल्स हैं, हमें ये फिगर आउट करना है वेदर द लाइंस विल हैव व्हाट यू से यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस हम लगाएंगे क्या, हम ये रेशियोज चेक करेंगे। चलो पहले ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस देखते हैं। यहां पर A1 क्या है, A1 इज 2, x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में, और A2 क्या है, A2 इज 3। तो A1 अपॉन A2 हो जाएगा 2/3, A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई। B1 अपॉन B2, B क्या होता है, y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो। तो B1 क्या है, यहां पर -5 है, साइन के साथ लेते हैं, ध्यान रखना, -5 अपॉन y का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 4 है, तो अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखो C1 अपॉन C2 में मैं तब जाऊंगा अगर ये दोनों बराबर होंगे तो, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो भाई अगर ये कंडीशन हो गई मतलब दोनों जो लाइंस हैं उनकी जो स्लांट है या स्लोप है वो सेम हो गया, अलग हो गया, तो फिर एक ही केस बनता है कि वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इन लाइंस का, ये लाइंस ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इससे मतलब क्या समझ में आता है हमें, इंटरसेक्टिंग लिख देता हूं मैं, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इससे ये समझ में आता है अलजेब्राइकली अगर मैं बात करूं तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन देखते हैं। 4x + 6y is 10, 6x + 9y is 18। तो A1 क्या है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 4, A2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 6। तो 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। फाइन। B1 अपॉन B2 चेक करते हैं। B1 क्या है, 6 और B2 है 9। 6/9, 3 का कॉमन फैक्टर 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स, 9 जाएगा 3 से 3 टाइम्स, 2/3 आ गया B1 अपॉन B2। अब देखो B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 दोनों रेशियोज क्या आ गए, बराबर आ गए हैं, बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है
कि ये दो लाइंस बनेंगी, उनकी स्लोप या स्लांट उनका सेम होगा। सेम होगा तो या तो वो पैरेलल हो सकती हैं या कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तो इसके लिए मुझे C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो C1 क्या है? अब देखो यहां पर अगर आप C1/C2 कंसिडर कर रहे हो तो या तो दोनों राइट में रखो तो भी चलेगा या दोनों लेफ्ट में रखो तो भी चलेगा। क्यों? देखो अगर मैं दोनों को राइट में लेता हूं तो ये C1/C2 क्या है? 10/18। 10/18 कितना आएगा? 2 से कैंसिल आउट होगा, 5/9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने राइट में लिया तो। यही अगर मैं लेफ्ट में लूं C1/C2 को तो ये लेफ्ट में जाएगा -10 बन जाएगा, तो C1 हो जाएगा -10, C2 क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। तो कोई फर्क पड़ा क्या? ये माइनस तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक को लेफ्ट में ले लिया और एक को राइट में लेके उनकी वैल्यूज ले ली, वो नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आ जाएगा आपके पास 5/9। तो इधर कीप बोथ ऑफ देम ऑन राइट या फिर बोथ ऑफ देम ऑन लेफ्ट। तो C1/C2 यहां हो गया 10/18, 10/18 होता है 5/9। तो अब यार समझो यहां पर ये तो 2/3 थे, लेकिन ये आ गया 5/9। तो ये दोनों रेशियोज तो बराबर आ रहे हैं, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो कंडीशन होती है किसके लिए होती है? ये होती है पैरेलल लाइंस के लिए। सो द लाइंस हियर विल बी पैरेलल लाइंस। ठीक है, लाइंस पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस होंगी तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे आपके? नो सॉल्यूशन आएगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा है आपको। आते हैं थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस पर। चलो, तो यहां पर A1/A2 क्या है? 2/4। 2/4 कितना होता है? 1/2 होता है। B1/B2 चेक करते हैं, वो क्या है? +3/+6। 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब मुझे C1/C2 के लिए चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2 देखो दोनों राइट में है, चलेगा। तो ये हो जाएगा 10/20 यानी कि 1/2। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो भाई यहां पर तो A1A2, B1B2 और C1C2 तीनों रेशोज ही बराबर आ गए। तीनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी होंगी? तीनों बराबर आ गए तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगी। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे इन दो इक्वेशंस के। जो जो सॉल्यूशन इसका होगा वो सारे ही सॉल्यूशन इसके भी होंगे। उल्टा भी सही है, जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो इसका भी सॉल्यूशन होगा ही। अब आप देखो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगी ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट सेट ऑफ इक्वेशंस, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप देख लो, इसको अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक, तो पहला एग्जांपल, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करना है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट मतलब कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो तीन केस में यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कंसिस्टेंसी होती है, और जो नो सॉल्यूशन वाला केस होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो चलो हम चेक करते हैं। अब हमें पता है यहां पर, तो ओके, सबसे पहले तो लेट मी चेक A1/A2। A1/A2, A1/A2 क्या है? 1/2 है। यहां x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां 2 है। 1/2 A1/A2 हो गया। फिर B1/B2 चेक करें हम। B1/B2 क्या है? ये है +3 और ये है -3। तो +3/-3 comes out to be -1/1। तो A1/A2 1/2 है और B1/B2 क्या है? -1 है। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, मतलब इन दोनों की जो स्लोप होगी वो अलग अलग होगी। एक की ऐसी है तो एक की ऐसी होगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जैक्टली एक ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कंसिस्टेंट तो है।
यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन बन रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो मतलब कंसिस्टेंट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। तो चलो थोड़ी सी मेहनत करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे 2 पॉइंट्स लेने होते हैं, इसके भी और इसके भी लाइंस बनाने के लिए। इसकी लाइन बनाएंगे, इसकी लाइन बनाएंगे। इसकी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो x + 3y = 6। अब इसके 2 पॉइंट्स के लिए इस तरीके से आप टेबल बना लिया करो हमेशा, ठीक है। ऐसा टेबल बनाया। अब आप x और y की कुछ भी रैंडम वैल्यूज पुट करो और करस्पॉन्डिंगली उसको प्लॉट कर लो ग्राफ में। तो एक बार बेस्ट तरीका जो होता है, एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो। x0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर y0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब अगर ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं या जो 2 सॉल्यूशंस मिले हैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अच्छा पहले एक काम करते हैं, दूसरी इक्वेशन के भी हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 2x - 3y = 12। एक बार x0 लेंगे, एक बार y0 लेंगे। x0 ले लिया तो -3y 12 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4 आ जाएगी, ठीक है। और एक बार अगर y को 0 लेंगे तो ये तो 0 हो गया, 2x = 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और लाइंस बनाते हैं इनकी। चलो तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहां पर, 0,2 इस वाली इक्वेशन के लिए। तो x0 y2 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और दूसरा है 6,0, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन बन जाएगी। ये लाइन किसकी बन रही है, x + 3y = 6 की। आप जब बनाते हो ना तो इस तरीके से इक्वेशन लिख लिया करो लाइन पर। आप तो पेंसिल से बनाओगे, तो पेंसिल से बनाओगे तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ तो अलग कलर, ये जो कलर है वही कलर यहाँ यूज किया है, तो समझ में आ रहा होगा शायद। लेकिन जब आप ग्राफ एक्चुअली बनाओगे तो इस तरीके से लिख लेना इक्वेशन को, ताकि आपको देखते से समझ में आए कि ये किस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। अब दूसरा, इसके 2 पॉइंट्स क्या है, 0, -4। x0 पे y -4 एक ये पॉइंट हो गया, और x6 है तो y0, x6 है तो y0 यही वाला पॉइंट हो गया। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाओगे, ये लाइन बनेगी। और अगर अब आप ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली ये जो दोनों इक्वेशंस है कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या है ये पॉइंट, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की बाद में। तो x एक्सिस पे इसकी रीडिंग क्या है, 6, y एक्सिस पे रीडिंग क्या है, ये 0। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, सॉल्यूशन इज x = 6 एंड y = 0, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन था, कंडीशन हमने चेक की थी, और जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो क्या सॉल्यूशन निकल के आया, x 6 और y = 0, ये सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू 0। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब मैं वो केस नहीं देखूंगा, वो तो केस से तो समझ में आ जाता है, ग्राफिकली बताना है तो प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करके समझेंगे कि कौन सा कंडीशन या कौन सा केस बनेगा। तो पहली इक्वेशन है 5x - 8y + 1 = 0। अब इसके 2 पॉइंट्स निकालने, प्लॉट करना है ना, ये एक लाइन देगा हमें ग्राफ पर, वो लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज अज्यूम करते हैं ताकि ये इंटीजर आ जाए। अगर मैं x0 ले लूंगा ना तो y आ जाएगा 1/8। 1/8 को प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो लेट मी चेक कि इसको हम कुछ आसान कर सकते हैं क्या। 5x + 1 = 8y। 10, 15, हाँ। x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, x अगर मैं 3 लेता हूं, x 3 लूंगा तो 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15, 15 + 1 हो जाएगा 16, 16/8, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। तो एक पॉइंट ये आ गया x3 और y2। प्लॉट करने में आसानी रहेगी ना इसको, इसलिए ऐसा लिया। और क्या ले सकते हैं हम, x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, ठीक है, -1 ले लेते हैं।
3 -4 -5, हाँ -5 ले लो तो ज्यादा अच्छा है। -1 से भी काम चल जाता है, लेकिन -5 ले लो तो ज्यादा अच्छा है। x -5 लोगे तो 5 इंटू -5 -25, -25 + 1 -24, -24 8 से डिवाइड होगा -3 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो सेट ऑफ वैल्यूज आ गई मेरे लिए, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से। प्रॉपर इंटीजर्स आई हैं तो प्लॉट करना आसान रहेगा। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 3x - 24 अपॉन 5 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब यही इसके पॉइंट्स बनाना ना, ये तो सोचना पड़ेगा इसको। चलो देखते हैं। इसमें एक काम करते हैं कि ये x3 लिया था ना, तो यहां पर भी x3 लेके देखता हूं मैं, देखते हैं क्या होगा। x3 रखूंगा तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 -24 अपॉन 5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। और एक काम करो, रुको, बी इवन बिफोर यू डू दैट, अरे सॉरी, ये जो इक्वेशन है यहां पर बाय 5 दिख रहा है ना, ये इस बाय 5 को हटाते हैं। कैसे हटाओगे? इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू 5 ये हो जाएगा 15x। ठीक है, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो -24y बचेगा, और 3/5 इंटू 5 होगा तो +3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब देखो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 15, 24 और 3, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? 3 का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड कर देता हूं 3 से। तो 15x को 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5x, 24y को 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8y, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इफेक्टिवली इक्वेशन ये जो है ना सेकंड वाली, ये बन जाती है 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या थी? 5x - 8y + 1 is 0। ये क्या है? 5x - 8y + 1 is equal to 0। तो ये दोनों इक्वेशंस तो इफेक्टिवली सेम हो गई, और सेम हो गई तो इवन बिफोर यू ड्रॉ द ग्राफ इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, यही दो पॉइंट्स इसके भी होंगे, 3, 2 -5, -3। अगर ये वैल्यूज यहां रखोगे सेटिस्फाई करेंगी। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक पॉइंट 3, 2 लोगे, 3, 2 ये पॉइंट हो गया, और एक लोगे -5, -3, -5, -3 ये पॉइंट लोगे। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन बनेगी वो ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 3, 2 x3 y2 ये आ गया, एंड x अगर अच्छा -5 है तो -3 होना चाहिए y। ओके, लाइन थोड़ी सी गड़बड़ बन गई है। ठीक है, लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसको इग्नोर कर दो अभी प्लीज। लाइन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3, 2 पॉइंट्स को, और -5, -3। यार -5 25, -3 24, सही है। तो यही लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। पहली लाइन भी यही होगी और दूसरी वाली लाइन भी यही होगी। दूसरी लाइन भी ऐसी ही बनेगी, इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये लाइंस बन जाएंगी। यहां पर ओवरलैपिंग लाइंस आ रही हैं दोनों, मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। चंपा से क्वेश्चन पूछा कि भाई कितने शर्ट्स पैंट खरीदे तूने, स्कर्ट्स या पैंट्स खरीदे? उसने घुमा फिरा के जवाब दिया। अब बोला भाई सॉल्व करते बैठो तुम। तो चलो उसके दोस्तों का काम करते हैं भाई, आसान थोड़ा सा। क्या बोला है यहां पर? स्कर्ट्स और पैंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स be S. Similarly,
let the number of pants be P। इतने शर्ट और इतने पैंट उसने खरीदे, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोला है उसने, नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी S इज बोला है, मतलब इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। सो दिस इज 2 लेस देन, हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है ना, मतलब 9th क्लास में हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के, ये तो खैर इजी है, इस टाइप से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, राइट। तो भाई कभी ना कभी तो दोगे लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत तो आता ही आता है। तो ये इक्वेशन बनाना सीखना बहुत जरूरी है। जनरली मैं देखता हूं जब भी कैट या आईपीमेट वगैरह के लिए हम तैयारी कराते हैं तो स्टूडेंट्स को इसमें बहुत दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि 10th का जो बेस है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता है, वो प्रैक्टिस उतना अच्छे से नहीं हुई होती है। तो भाई मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझो और समझ के ही फिर आप ये सारी जो इक्वेशंस बनती हैं करो, लिखो। रटना नहीं है कि ये क्वेश्चन में ये इक्वेशन बन जाती है कि याद कर लिया, वो नहीं करना। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब S इज मतलब इक्वल टू 2 लेस देन, तो -2 लेस देन व्हाट, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो ये 2 कम है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स से। तो ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन, S इज इक्वल टू 2P माइनस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी नंबर ऑफ स्कर्ट्स S इज मतलब इज इक्वल टू 4 लेस, तो अब ये 4 कम है, 4 कम किससे, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो 4 कम किससे, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स से। तो ये हो जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलो ठीक है, नंबर ऑफ पैंट्स। हेल्प आवर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो भाई ग्राफिकल मेथड सीखा है तो इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो चलो यहां पर देखते हैं S एंड P। एक बार मैं P की वैल्यू 0 लूं, अगर P 0 हो जाएगा तो यहां से S की वैल्यू आएगी -2, और अगर P की वैल्यू मैं लेट्स से 2 लेता हूं, रैंडमली मैंने 2 ले लिया, 2 लेता हूं तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। P2 लेंगे तो S 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम। दूसरी इक्वेशन के 2 पॉइंट्स S P। एक बार अगर मैं P0 लेता हूं, P0 लेंगे तो S की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो जाएगा, S की वैल्यू आ जाएगी -4। और एक बार P की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, लेट्स से 2 ले लेते हैं, ठीक है, वही ले लिया 0 2। मैं जानबूझ के यहाँ 1 नहीं ले रहा, वो अभी समझ में आएगा क्यों नहीं ले रहा जानबूझ के 1। 2 लेंगे अगर P की वैल्यू, यहाँ 4 इंटू 2 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। अब ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है, -2, 0। तो अब ये देखो, ये P एक्सिस मान लेता हूं मैं, ये S एक्सिस मान लेता हूं। नॉर्मली XY लेते हो, लेकिन मैंने इक्वेशन P और S में बनाई है, तो X की जगह P मान लिया और Y की जगह S मान लिया, ठीक है। चलो, तो P जब 0 है तो S की वैल्यू -2 है, तो P जब 0 है तो S की वैल्यू -2, ये हो गया पॉइंट। और P जब 2 है तो S की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, सॉरी, तो ये लाइन मिल जाएगी 2, 2 एंड 0, -2। अब दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स देखते हैं। P0 है तो S -4 होगा, तो P0 पे S -4, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। P2 है तो S4 होगा, तो P2 पे S4, ये वाला पॉइंट हो गया। तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट था, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी, करेक्ट। अब अगर आप देखोगे कि ये जो 2 लाइंस है, अरे ये भी मिट गया, कोई बात नहीं, ये जो 2 लाइंस है कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या है ये पॉइंट, P एक्सिस पे इसकी रीडिंग क्या है, 1, P, S। तो P एक्सिस पे रीडिंग 1 है और S एक्सिस पे रीडिंग क्या है, 0 है।
So therefore number of pants she bought is how many? 1. And the number of skirts she bought is how many? 0. तो उसके दोस्तों को बता दो भाई कितने उसने स्कर्ट्स खरीदे हैं? 0. कितने पैंट्स खरीदे हैं? 1. तो इस तरीके से आप कोई भी दो गिवन इक्वेशंस का ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हो. फॉर्चुनेटली यहां पर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आया है. जो हमने इक्वेशंस बनाई थी ना उसको भी आप डायरेक्टली देख के बता सकते थे. इक्वेशंस क्या थी? s इज इक्वल टू 2p माइनस 2. जनरल फॉर्म में इसको रख ले तो लेफ्ट में लेके आते हैं सब. s माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू 4p माइनस 4. तो सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आते हैं तो s माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अगर आप वो कंडीशंस देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की, a1 अपॉन a2 यानी s के कोएफिशिएंट्स मान लो तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है. 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा. b1 अपॉन b2 क्या होगा? y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो माइनस 2 अपॉन माइनस 4, ये हो गया 1/2. तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों बराबर नहीं है. बराबर नहीं है तो यूनिक आंसर आना चाहिए था. क्या आ रहा है यूनिक आंसर? 1,0 इज द यूनिक आंसर ओवर हियर. ठीक है, तो ये है हमारा दिस इज हाउ वी सॉल्व टू इक्वेशंस थ्रू ग्राफिकल मेथड. फाइन. अब देखते हैं हाउ टू वी सॉल्व टू इक्वेशंस यूजिंग एल्जेब्राइक मेथड, जिसमें दो तरीके सीखेंगे हम, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. पहले सब्स्टिट्यूशन देखेंगे फिर एलिमिनेशन देखेंगे. चलो अब देखते हैं substitution method of solving two pair of equations or a pair of equations in two variables. Now before you look at this particular method, if you want आप exercise 3.1 ट्राई कर सकते हो. ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है एक्सरसाइज 3.1. तो चाहो तो पहले वो ट्राई कर लो, उसके बाद ये देखना. और यू कैन डू वन थिंग इज आप पूरा थ्योरी एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद तीनों एक्सरसाइज साथ में ट्राई करना. इट्स अप टू यू. ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आपके पास अगेन दो इक्वेशंस दी होंगी आपको. लेट्स से 3x प्लस 4y इज 11 और 5x प्लस 11y इज 27. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलता हूं. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगेन x और y का सोल्यूशन निकालना है. x और y की वो वैल्यूज निकालनी है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस. नाम जैसे सजेस्ट करा ना सब्स्टिट्यूशन, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है. क्या सब्स्टिट्यूट करना है? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट से सेकंड में या सेकंड से फर्स्ट में. आप किस वेरिएबल को, या तो x को भी कर सकते हो या y को कर सकते हो. इट्स डिपेंडेंट ऑन यू, कोई भी करो, लेकिन जनरली वो करना जहां पे कैलकुलेशन आसान रहे. फॉर एग्जाम्पल यहां पर सबसे छोटा कोएफिशिएंट मुझे दिख रहा है ये 3x. तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखते हैं सबसे पहले. तो ये फर्स्ट स्टेप क्या है? चूज एन इक्वेशन एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर. तो मैं चूज करता हूं फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले तो 4y इधर जाएगा, 3x इक्वल्स टू 11 माइनस 4y हो गया. 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 4y बाय 3. इसको बोल देते हैं हम थर्ड इक्वेशन. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है? ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में x की जगह. तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द अदर इक्वेशन. तो भाई क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ x की जगह आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन 11 माइनस 4y बाय 3. बाकी का एज इट इज आ जाएगा प्लस 11y इज इक्वल टू 27. ठीक है, अब हुआ क्या, इससे फायदा क्या हुआ? ये देखो ये सिंगल इक्वेशन है और वेरिएबल भी एक ही है, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. सिंगल इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा? अब इसको पहले सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो ये बाय 3 दिख रहा है ना, तो ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बाय 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 33y बन जाएगा. ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 81 बन जाएगा. अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 इंटू 11 55, 5 इंटू माइनस 4y इज माइनस 20y प्लस 33y और 81 एज इट इज आ जाएंगे. ठीक है, अब क्या करना है? 33y माइनस 20y इज 13y. ये 55 राइट में जाएगा, 81 माइनस 55 बन जाएगा 26.
और फाइनली अब 13 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो y तो आ गया, x कैसे आएगा? सिंपल है। अब क्या करना है, ये जो y की वैल्यू 2 है, या तो इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो भी सही है, नहीं तो बेटर तरीका क्या है, ये ऑलरेडी x y के टर्म्स में लिखा था ना, अभी तुम y2 यहां रखोगे तो फिर से रीअरेंजिंग करनी पड़ेगी, ये ऑलरेडी रीअरेंज्ड है। तो y की वैल्यू 2 थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 11 माइनस 4 इंटू 2 8, 11 माइनस 8 इज 3, 3/3 हो जाएगा 1। तो क्या सोल्यूशन आ गया यहां पर आपके पास, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ये होता है सब्स्टिट्यूशन का तरीका। 3 स्टेप प्रोसेस है। क्या है 3 स्टेप? बहुत इजी है। पहले स्टेप में कोई भी एक इक्वेशन चूज करो और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखो, और फिर जिस वेरिएबल को लिखा है दूसरे के टर्म्स में, उस वेरिएबल को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का। आप चाहो तो इसको लिख लो अच्छे से, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो यहां पर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें और डिटेल में जाने का, तो सीधा एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भाई, करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे छोटा मुझे यहां दिख रहा है x का कोएफिशिएंट, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 I can write what, x is equal to 3 minus 2y। ये हो गया। Now what we need to do is substitute x in equation 1। 2 से तो हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो वापस 2 में पुट मत कर देना, कुछ फायदा नहीं होगा उससे। 1 में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x, x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल भी एक ही है, सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 3 21, 7 इंटू माइनस 2y इज माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ये। ठीक है, x इज 2/3। तो यहां से तो फ्रैक्शन आ रहे हैं, सही सॉल्व किया ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 3 माइनस 2y ठीक है, 3 माइनस 2y 21 14 ठीक है भाई, अब जो है सो है। 21 ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 19। 14 और 15 दोनों नेगेटिव है तो माइनस 29y आएगा, राइट में जाएगा तो प्लस 29y बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से 29 से डिवाइड कर देते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 19/29 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, 19/29 आ गई। अब y की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू क्या आएगी, नाउ यू सब्स्टिट्यूट, इस इक्वेशन को मैं थर्ड बोल देता हूं इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में y को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो, तो ये रहा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y विच इज 19/29। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19 इज 38/29। एलसीएम लेंगे 29, ये 29 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 29, 90 में 3 कम, 87 माइनस 38, 87 माइनस 40 होता 47, प्लस 2 कर दो 49/29 हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे देयरफॉर x की वैल्यू आई है 49/29 एंड y की वैल्यू कितना आई थी, 19/29। तो ये हो गया सॉल्यूशन हमारा इन दोनों इक्वेशंस का। x इज 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। फ्रैक्शन में आ रहे हैं बट कोई बात नहीं है, तो है। ये दोनों वैल्यूज आप इन दो इक्वेशंस में पुट करोगे ना तो दोनों में LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल 5।
Solve the following question. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. अरे वाह, ages के question. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? तुम्हारे लिए होगा भाई, सॉल्व करना तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. Repeat this situation algebraically and graphically by the method of substitution. ठीक है, चलो थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं डिवाइड कर लेता हूं इसको, बोर्ड को. चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो देखो यहाँ किस किस के बारे में बात हो रही है. आफ्ताब के बारे में और उसकी डॉटर के बारे में. वो क्या बोला है, 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन. अब तुम एजेस अज्यूम करो, या तो अभी की या 7 साल पहले की, कभी की भी अज्यूम कर लो, इट्स अप टू यू. मैं अज्यूम कर रहा हूं इनकी 7 साल पहले की एजेस को, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन दिया है. 7 years ago I was 7 times as old as you. तुम अभी की एजेस मान लोगे ना तो x और y दो अलग वेरिएबल्स मानोगे. एक्चुअली दो अलग वेरिएबल्स मान लेते हैं क्योंकि हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है. एक्चुअली अगर इसको प्रॉपर एग्जाम में करो, जब नहीं बोला हो कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से, तो ये अज्यूम करना कि 7 साल पहले की एजेस x और 7x है, तो सिर्फ एक वेरिएबल में काम चल जाएगा. लेकिन अभी मुझे सिखाना ही 2 वेरिएबल है, तो मैं 2 वेरिएबल अज्यूम करता हूं, तो इसीलिए मैं प्रेजेंट एजेस अज्यूम कर लूंगा. तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हम मान लेते हैं a years है, और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो हम मान लेते हैं d years है. ये कब की एजेस है, ये प्रेजेंट एजेस है. ठीक है, चलो अब आफ्ताब क्या बोल रहा है डॉटर को, 7 years ago, 7 years ago. सबसे पहले तो देखो 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब क्या रही होगी भाई. आज a है तो 7 साल पहले के लिए -7 कर देंगे, तो a -7 हो जाएगी. और डॉटर की एज क्या रही होगी, डॉटर्स एज आज अगर d है तो 7 साल पहले d -7 कर देते हैं. ठीक है, ये इनकी 7 साल पहले की एजेस आ गई. और क्या बोला है, I was यानी आफ्ताब was 7 times as old as the daughter. तो जो आफ्ताब की एज है ना a-7, this was 7 times the daughter's age d-7. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. तो a-7 is equal to 7 into d -49 हो जाएगा. अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में लिखते हैं किसी इक्वेशन से, राइट. तो वह मैं ऑलरेडी यहां कर लेता हूं. a को मैं d के टर्म्स में लिख लेता हूं, तो -7 उधर जाएगा, तो 7d -49 + 7 तो -42 बन जाएगा. इस इक्वेशन को मैं, अच्छा थर्ड तो नहीं, फर्स्ट ही बोल देते हैं, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट ही आई है इक्वेशन. इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं. a की वैल्यू, आफ्ताब की वैल्यू क्या आ गई, 7 टाइम्स डॉटर्स एज -42. ओके, चलो अब इसके बाद क्या बोला हुआ है देखते हैं. इसके बाद वो बोल रहा है हमसे ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now यानी 3 years later, फ्यूचर में, 3 years in future. तो भाई अगर आज आफ्ताब की एज a years है, तो आफ्टर 3 years क्या होगी आफ्ताब की एज, आफ्ताब्स एज विल बी व्हाट, a+3 हो जाएगी, राइट. सिमिलरली डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर्स एज आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी, d+3 हो जाएगी अगर आज d है तो. अब इन दोनों में क्या रिलेशन है देखते हैं. आई शैल बी 3 times, तो आफ्ताब बोल रहा है आफ्ताब विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू यानी डॉटर. तो आफ्ताब की एज यानी a+3 इज 3 times डॉटर्स एज यानी कि d+3. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. a+3 इज इक्वल टू 3 into d + 9. इस 3 को उधर ले जाओ, तो a इज इक्वल टू 3d + 6 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल है. अब तो भाई ये जो a की वैल्यू आई है ना फर्स्ट इक्वेशन से, वो आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं. एंड सिंपली आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट
a from 1 in second equation। तो यहां पर a की जगह क्या आ जाएगा 7d minus 42, 7d minus 42 is equal to right hand side as it is 3d plus 6। तो 3d इधर आएगा, 7d minus 3d 4d बन जाएगा, इज इक्वल टू 42 इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 42 प्लस 6 हो जाएगा 48। 4 से डिवाइड कर दे तो d की वैल्यू कितना आ गई 12 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ d कम्स आउट टू बी 12। तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितना आ गई 12 ईयर्स आ गई। अब डॉटर की प्रेजेंट एज 12 ईयर्स आ गई है तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितना आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पर चले जाते हैं या सेकंड इक्वेशन पर, कहीं भी चले जाओ। तो आफ्ताब की एज हो जाएगी 7 टाइम्स ऑफ डी यानी कि 12 माइनस 42। 7 इंटू 12 होता है 84, 84 माइनस 42 इज 42। तो आफ्ताब की एज कितना आ रही है 42 आ रही है। आप यहां भी रखते ना डी की वैल्यू 12, 3 इंटू 12 इज 36, 36 प्लस 6 हो जाता 42। तो सेम ही आंसर आता 42। ठीक है, तो पूछा क्या था यहां पर, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करना था वो तो हमने कर ही दिया था। ये हो गया पहला पार्ट जो एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट किया, और ये हो गया दूसरा पार्ट जो हमने एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसको हमने एडिशनली सॉल्व भी कर दिया, और सॉल्व कर दिया तो a और d की वैल्यू, सॉरी आफ्ताब की एज आ गई 42 और डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई 12। अब आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं तो नहीं कर रहा, ग्राफिकली हमने बहुत करके देख लिया पहले, तो अब उस पार्ट पे नहीं जा रहे, वो तो एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया ही है। जब आप एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करोगे तो वहां पे और एडिशनल क्वेश्चंस किए ही है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5। अब चलते हैं एग्जाम्पल 6 पर। क्या है यहां पर, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is 9, the cost of 4 pencils and 6 erasers is 18, find the cost of each pencil and each eraser। ठीक है, तो यहां पर दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। क्या, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी p रुपीस। ठीक है, रुपीस में लिया। सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी e रुपीस। ये तो हमने लेट कर लिए, दो वेरिएबल्स आ गए p और e। अब इन दो वेरिएबल्स में रिलेशन क्या बनेगा वो देखते हैं। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is 9। तो एक पेंसिल की कॉस्ट p रुपीस है तो दो पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 2p रुपीस, और 3 इरेजर्स की कॉस्ट हो जाएगी 3e रुपीस। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगी इनकी 2p प्लस 3e हो जाएगी, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 9 रुपीस के बराबर है। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्या बोलना है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स की कॉस्ट। तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट होगी 4p और 6 इरेजर्स की कॉस्ट हो जाएगी 6e। तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं p की वैल्यू e के टर्म्स में लिखता हूं। तो आई हैव 2p इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा 9 माइनस 3e, और 2 से डिवाइड कर दो इसको तो p की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3e। अब इस p की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ p की जगह आ जाएगा 9 माइनस 3e प्लस 6e इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, तो 4 इंटू 9 होता है 36, 4 इंटू माइनस 3 होता है माइनस 12e प्लस 6e इज इक्वल टू 18 हो गया ये। ठीक है, ओ सॉरी एक गलती कर दी मैंने, ये 2p होना था ना, तो p की वैल्यू 9 माइनस 3e अपॉन 2 आनी थी, तो ये अपॉन 2 आएगा, एक ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये होगा क्या, ये 36 और ये 12 नहीं आएंगे,
इनको रिकैलकुलेट करते हैं। 4 से 2 कैंसिल आउट होगा 2, तो 2 इंटू 9 18 होगा और 2 इंटू -3 -6 होगा। ठीक है, अब देखो -6 + 6 ये 0 हो गया और 18 इधर जाएगा तो 18 - 18 भी 0 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये तो बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा ये, समझो यहां पर दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या है, जब भी अगर सब्स्टिट्यूशन में ऐसा आ जाए ना, कुछ आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कि समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब होगा कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जो आप सिंपल कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते थे। a1/a2 कितना है, 1/2। b1/b2 क्या है, 1/2। c1/c2 भी क्या है, 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन है यहां पर। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, राइट। ये कंडीशन होती है हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। तो यहां पर इसीलिए ऐसा आ रहा है 0 इक्वल टू 0, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इफेक्टिवली ये इक्वेशन सेम ही है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी ना। तो यहां पर पेंसिल और इरेजर की यूनिक कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स आएंगे। बहुत सारे पॉसिबल में से अगर आपको कुछ एक निकालने ही है तो ये वाली इक्वेशन पकड़ो, ठीक है, PE। अब E की वैल्यू आप रैंडमली 1 रख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 - 3 6, 6/2 हो जाएगा 3। तो अगर एक इरेजर की कॉस्ट 1 रुपए है तो एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए हो जाएगी। वहीं अगर लेट्स से आपने इरेजर की कॉस्ट 1 की जगह लेट्स से कुछ और रख देते हैं, 2 रख देते हैं, ठीक है, 2 रख दिया तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 9 - 6 3, 3/2 ये हो जाएगा 1.5। अगर इरेजर की कॉस्ट 2 रुपए है तो पेंसिल की कॉस्ट 1.5 रुपए हो जाएगी एंड सो ऑन। ओके, तो ये सिंस 0 इक्वल टू 0 आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 7। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे पिछले केस में क्या हुआ था, 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। यहां देखना क्या होगा, 2 rails are represented by this equation and this equation. Will the rails cross each other? क्या ये क्रॉस करेंगी एक दूसरे को? ये क्या मतलब हुआ, क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी? क्रॉस करेंगी मतलब अगर ये क्रॉस करेंगी, हमने लाइंस देखा ना, मतलब ये लाइंस है। रेल मतलब कि लाइन हो गई इफेक्टिवली। तो इनसे बनने वाली लाइंस क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब क्या कोई यूनिक सॉल्यूशन आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्या मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? एक तो वो कंडीशन, ग्राफिकली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी उससे देख सकते हो, वरना आप इनको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं पहली इक्वेशन से x को y के टर्म्स में लिखता हूं, तो इन सारे टर्म्स को राइट में ले जाओ। तो x क्या आ जाएगा, -2y + 4, ये राइट में जाएगा -2y, ये बन जाएगा +4। अब ये x की वैल्यू जो है ना, ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ x की जगह आ जाएगा ये वाली चीज, -2y + 4 + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। 2 × -2 इज -4y, 2 × 4 इज 8 + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 8 - 12 कितना हो गया, -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्या गड़बड़ हो गई, -4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ये कब होता है कि भाई -4 इक्वल टू 0 आ जाए? ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये कभी नहीं हो सकता मतलब कि इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ये दोनों कैसी लाइंस हो गई, ये पैरेलल लाइंस हो गई। तो विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर? नो, दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। जो आप कंडीशन से भी चेक कर सकते थे, a1/a2 क्या होगा, 1/2, b1/b2 क्या है, 2/4 विच इज ऑल्सो 1/2,
C1 अपॉन C2 क्या है, -4 अपॉन -12 जो कि है 1/3। ठीक, तो ये इफेक्टिवली क्या हो गया, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, बट वो दोनों C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसके लिए बनती है, नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन बनती है। ओके, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो हमने देख लिया अब तक दो तरीके, एक तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके आगे पार्ट में देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अब देखते हैं द थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, विच इज द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सो लेट्स टेक टू इक्वेशंस, 3x + 4y 11, 5x + 11y 27। ये वही दो इक्वेशंस है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी देखी थी। दिखाता हूं मैं आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने ये दो इक्वेशंस देखी थी, राइट। और इसको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था तो आंसर क्या आया था, x1 and y = 2। ये हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो अब यही दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपको कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। हम सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, isn't it? तो अब अगर दो वेरिएबल हैं और उनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा और इक्वेशन एक होगी, तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कैसे होता है, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो चूज करो कि कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है और उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में सेम कर दो, बराबर कर दो। फॉर एग्जांपल यहां पर x के कोएफिशिएंट्स 3, 5 है और y के 4, 11 है, तो मैं x को एलिमिनेट करूंगा क्योंकि उसके कोएफिशिएंट्स छोटे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम रहेगी रिलेटिवली। तो यहां पर कोएफिशिएंट्स 3 और 5 हैं, तो बराबर कैसे करेंगे, इनके एलसीएम के बराबर कर दो। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। तो दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट 15 बनाना है हमें। कैसे बनेगा 15, फर्स्ट इक्वेशन, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सिर्फ एक टर्म तो कर नहीं सकते, सारे टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन है ना, सिर्फ एक चीज तो कर नहीं सकते। तो आपको यहां क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में चूज अ वेरिएबल एंड एलिमिनेट इट बाय मेकिंग इट्स कोएफिशिएंट सेम इन बोथ द इक्वेशंस। तो सेम कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन इसको 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा हमें 3 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 × 3x 15x, 5 × 4y 20y, 5 × 11 55। इसको बोलता हूं मैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हमें, 3 × 5x 15x, 3 × 11y 33y, 3 × 27 हो जाएगा 81। तो हुआ क्या, अब ये दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट सेम हो गया हमारा x का। नाउ एलिमिनेट कैसे करेंगे, या तो मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, डिपेंड करेगा। अगर साइन सेम है दोनों का, +15x +15x है, ऐड करेंगे तो ये +30x हो जाएगा, तो एलिमिनेट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +15x - 15x 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ या फोर्थ फ्रॉम थर्ड, एक ही बात है, कुछ भी कर लो चलेगा। तो अगर मैं यहां पर अब थर्ड में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट करता हूं तो थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है 15x + 20y, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फोर्थ का लेफ्ट हैंड साइड 15x + 33y, और राइट हैंड साइड्स में भी यही चीज होगी कि थर्ड में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 55 माइनस फोर्थ का राइट हैंड साइड 81, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो देखिए अब क्या होगा, तो 15x + 20y ये माइनस होगा तो -15x, ये माइनस हो जाएगा -33y = 55 - 81 होता है -26, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, +15x - 15x कैंसिल आउट हो गया, राइट।
20y माइनस 33y मुझे मिलेगा माइनस 13y विच इज इक्वल टू माइनस 26। तो सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ तो पॉजिटिव बन जाएंगे ये दोनों। और अब 13y 26 है, 13 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू आएगी 26/13 जो कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितना आ गई यहां पर 2 आ गई है। तो इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूं। अब तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 26। अब 13 से डिवाइड कर दो आप इसको। अच्छा देखो डायरेक्टली किया मैंने, ये डायरेक्टली कैसे किया वो भी थोड़ा सा समझ लो। मैंने क्या किया, थर्ड में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट किया। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस दिस होल इक्वेशन होगा। अब माइनस होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -15x, ये हो जाएगा -33y, ये हो जाएगा -80y। ये -15x हो जाएगा, ये माइनस, जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज कर दो। तो 15x माइनस 15x 0, 20y माइनस 33y मिलेगा -13y इज इक्वल टू 55 माइनस 81 मिलेगा -26। माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो 13y इक्वल्स टू 26 मिल गया हमें। अब 13 से अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको तो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 मिल गई, y तो आ गया। अब x कैसे आएगा, सिंपल है। x के लिए आप क्या करोगे, ये जो y की वैल्यू 2 मिली है ना, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, वाई 2 है तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। 8 राइट में आएगा तो 3x इक्वल्स टू 11 माइनस 8 3 बनेगा। सो 3x इक्वल्स टू 3, यहां से क्या मिलेगा मुझे 3x इक्वल्स टू 3 मिलेगा। और 3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई तो देखो क्या सोल्यूशन आया, x1 y2 आया, वही आया जो सब्स्टिट्यूशन में भी आया था। ठीक है, तो अब आप एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, आंसर तो सेम ही आना है। बट यहां पर एलिमिनेशन से हमने किया 3 स्टेप है। क्या 3 स्टेप है, पहले दोनों इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम कर दो, वैल्यू साइन भले ही प्लस माइनस कुछ भी हो, वैल्यू सेम कर दो। तो वैल्यू 15 कर दी। अब सेम साइन था तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर साइन अलग होता, ये मान लो -15 होता, तो हम ऐड करते दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट करने से एक्स एलिमिनेट नहीं होता फिर। ठीक है, आगे देखेंगे ऐसा होगा भी। चलो, तो फर्स्ट स्टेप में हमने कोएफिशिएंट सेम किया, सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू आ गई। थर्ड स्टेप में y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं एलिमिनेशन मेथड के। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। The ratio of incomes of 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly incomes. ठीक है, तो A और B दो लोग मान लेते हैं। तो इनकम ऑफ A और इनकम ऑफ B का रेशियो हमें दिया हुआ है 9:7। तो रेशियो है ना, रेशियो कैसे आता है, कॉमन फैक्टर एलिमिनेट होके। तो यहां हम कॉमन फैक्टर x मान लेते हैं। तो इसका मतलब A की इनकम क्या रही होगी 9 इंटू एक्स रही होगी और B की इनकम क्या रही होगी 7 इंटू एक्स रही होगी। कॉमन फैक्टर x माना था। ठीक है, वहीं एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ A अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ B, ये रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3। तो अगेन यहां पर ये रेशियो आया कोई कॉमन फैक्टर एलिमिनेट होके। अब यहां पर कॉमन फैक्टर x मत मानना, जरूरी नहीं है सेम हो दोनों जगह। कॉमन फैक्टर y मान लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ A मान लेते हैं हम 4y रहा होगा 4y, और एक्सपेंडिचर ऑफ B रहा होगा 3 इंटू y। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज। दोनों 2000 रुपए सेव करते हैं। तो सेविंग्स क्या होती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दो तो वो सेविंग्स आ जाएगी। तो अगर मैं A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो A की इनकम जो कि है 9x, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा A का एक्सपेंडिचर जो कि है 4y, तो ये मेरे पास आ जाएगा सेविंग्स के बराबर जो कि 2000 है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स A के लिए। वहीं अगर मैं B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो B की इनकम जो कि है 7x माइनस B का एक्सपेंडिचर जो कि है 3y इज इक्वल टू B की सेविंग्स भी वही है 2000 रुपए। तो ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस में से कोई एक वेरिएबल लो जो एलिमिनेट करना है। तो मैं यहां वेरिएबल y को एलिमिनेट करूंगा। x के कोएफिशिएंट्स बड़े हैं ना 9 और 7, तो वो छोड़ देते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? y का कोएफिशिएंट बराबर करके। y का कोएफिशिएंट बराबर किसके बराबर करेंगे? 4 और 3 के एलसीएम के बराबर। तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहां 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो सिर्फ इस टर्म में तो होगा नहीं, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा हमें? 3 इंटू 9x इज 27x माइनस 4y इंटू 3 माइनस 12y इज इक्वल टू 2000 इंटू 3 हो जाएगा 6000। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। आप इसको 12 बनाना था तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो तीनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7x इंटू 4 ये हो जाएगा 28x माइनस 3y इंटू 4 हो जाएगा माइनस 12y इज इक्वल टू 2000 इंटू 4 हो जाएगा 8000। ये हो गई थर्ड इक्वेशन और इसको बोल देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद सिंपल है, सिंस y का कोएफिशिएंट दोनों जगह 12 तो हो गया, लेकिन साइन भी सेम है, तो मैं थर्ड में से फोर्थ या फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब देखो इसको जल्दी जल्दी करेंगे। मैं क्या करूंगा? फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करूंगा, फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो अब थर्ड सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 28x माइनस 27x बचेगा सिर्फ x, माइनस 12y प्लस 12y हो जाएगा 0 इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा 8000 माइनस 6000 यानी कि 2000। x की वैल्यू कितना आ गई है? 2000 आ गई है। अब x आ गया तो इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं फर्स्ट में, तो 9 इंटू एक्स जो कि है 2000, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 2 हो गया 18000, ये 2000 लेफ्ट में आएगा माइनस 2000 और 4y उधर जाएगा तो प्लस 4y बन जाएगा। 18000 में से 2000 जाएगा, बचेगा 16000 विच इज इक्वल टू 4y। 4 से अब अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 16000 माइनस 4 इज 4000। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4000। ठीक है। अब निकालना क्या था? फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो मंथली इनकम जो होगी इनकी वो क्या हो जाएगी? मंथली इनकम ये थी ना मंथली इनकम 9x एंड 7x। तो इनकम ऑफ ए इज 9 इंटू एक्स। एक्स कितना आया था? 2000 आया था। तो 9 इंटू 2000 18,000 ए की मंथली इनकम। सिमिलरली बी की मंथली इनकम क्या हो जाएगी? 7 इंटू एक्स। एक्स है 2000, 7 इंटू 2000 इज 14,000। ये आ गई हमारे पास इनकम ऑफ ए एंड बी। आप चाहो तो एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4 इंटू वाई। वाई कितना था? 4000। तो 4 इंटू 4000 होता है 16,000 और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4000 यानी कि 12,000। राइट। और अगर आप देखोगे अब ए की इनकम 18,000 है, उसमें से 16,000 वो खर्च कर रहा है, तो सेविंग्स 2,000 आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। सॉरी, वहीं बी की इनकम 14,000 है, उसमें से 12,000 खर्च कर रहा है, तो सेविंग्स कितनी होगी? 2,000 ही हो जाएगी। तो यहां पर ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन बोल रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनके ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो या तो मैं x को या y को एलिमिनेट करूंगा। मैं करता हूं x को एलिमिनेट। x का कोएफिशिएंट यहां 2 है और यहां 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। तो दोनों जगह कोएफिशिएंट 4 बनाना है। ये तो 4 है ही, तो इस इक्वेशन को तो एज इट इज लिख दो। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ठीक है। ये वाली इक्वेशन यहां पर 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2x इंटू 2 इज 4x, 3y इंटू 2 इज 6y
एंड 8 इंटू 2 इज 16। ये हो गया। अब सिंस x के कोएफिशिएंट तो बराबर कर दिया और दोनों का साइन भी सेम है प्लस प्लस, तो किसी में से भी ऊपर में से नीचे या नीचे में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं नीचे वाली सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इनके साइन सबके चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 4x माइनस 4x 0, 6y माइनस 6y 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आएगा 16 माइनस 7। अब 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया भाई 0 इज इक्वल टू 9। 0 इक्वल्स टू 9 ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, इसका ये मतलब है कि these two equations have no solution, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब्स्टिट्यूशन में भी देखा था हमने, -4 इक्वल्स टू 0 आ रहा था, एक जो एग्जांपल डिस्कस किया था, वो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर भी 0 इक्वल्स टू 9 आ रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इन केस अगर यहां पर 0 इक्वल टू 0 आ जाता, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता विच इज ऑलवेज ट्रू, 0 इक्वल्स टू 0, तो हमेशा ही सही है। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन में भी देखा था, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारा 9th एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं 10th एग्जाम्पल की तरफ। तो द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? चलो, नंबर निकालना तक तो ठीक था, ऐसे कितने नंबर्स हैं? ऐसा क्यों पूछा है? देखते हैं ऐसा क्यों पूछा है। तो पहले तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि कोई भी जो 2-digit नंबर है वो क्या होगा, XY मान लेते हैं। लेट द 2-digit नंबर बी XY, ठीक है। तो y क्या है यहां पर? y इज द यूनिट्स डिजिट, और x क्या है? x इज द टेंस डिजिट, ठीक है। y यूनिट्स डिजिट है और x है टेंस डिजिट हमारी। अब हमें यह पता है कि जब भी नंबर हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो ये x इंटू वाई तो नहीं है, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ना नंबर का, वो यूज करते हैं हम इक्वेशंस में। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म हम किसी भी नंबर का कैसे बनाते हैं? यूनिट्स डिजिट इंटू 1 प्लस टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस हंड्रेड डिजिट इंटू 100 एंड सो ऑन। सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो ये हो जाएगा यूनिट्स डिजिट y इंटू 1 प्लस टेंस डिजिट x इंटू 10। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ही आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज आवर नंबर। ये है हमारा नंबर जो हमें चाहिए। अब इस नंबर के बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो पहले दिया है सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अच्छा, तो नंबर ये जो है XY प्लस रिवर्स करके क्या नंबर मिलेगा? YX बनेगा। 34 का रिवर्स क्या होता है? 43। डिजिट, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो भाई अगर रिवर्स नंबर है तो ये तो ओरिजिनल नंबर था, अब रिवर्स नंबर क्या है? YX है। तो YX का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? X इंटू 1, यूनिट डिजिट इसकी X है, X इंटू 1 X प्लस टेंस डिजिट इंटू 10, Y इंटू 10 हो जाएगा 10Y। तो ये हो गया हमारा रिवर्स नंबर, ठीक है। तो हम एक्चुअली XY और YX यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म्स को, 10X प्लस Y और 10Y प्लस X को। तो ये यूज करते हैं अब यहां पर। तो द नंबर विच इज 10x प्लस y एंड द सम ऑफ रिवर्स नंबर 10y प्लस x, ये जो सम है ये कितना दिया हुआ है हमें? रिवर्सिंग द डिजिट से 66, ये सम दिया हुआ है 66। तो ऐड करते हैं, 10x प्लस x हो जाएगा 11x प्लस y प्लस 10y हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। ये 11 का फैक्टर सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। 11 टाइम्स ऑफ x प्लस y आ जाएगा 66, 11 से डिवाइड कर देते हैं, x प्लस y की वैल्यू आ गई 6। ये 11 से डिवाइड होगा, 11 कैंसिल आउट, 66 बाय 11 हो जाएगा 6। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या? दूसरा क्या बोला है? इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। अब डिजिट्स में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है? 2 का डिफरेंस है। ओके, डिजिट्स में डिफरेंस तो 2 का है, ठीक है, लेकिन अब सोचो यहां x माइनस वाई 2 है या y माइनस x 2 है। ये पता है क्या?
नहीं पता है ये हमें, तो इसलिए अब हमें दो केस बनाने पड़ेंगे यहां पर, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 या फिर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ये दो केस बनेंगे। चलो तो भैया केस बना लेते हैं अब यहां पर। केस 1, अज्यूमिंग के x y से बड़ा है। केस 2, अज्यूमिंग के भाई y x से बड़ा है। ठीक है, अगर x y से बड़ा है तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, जो कि होगा कितना, 2 के बराबर, डिफरेंस 2 दिया है। और अगर y बड़ा है तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 आएगा। तो या तो सेकंड इक्वेशन ये बनेगी x और y में, या फिर सेकंड इक्वेशन ये बनेगी x और y में। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों केसेस को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं पहले, तो पहली ये तो इक्वेशन है ही, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 तो आ ही गया, ये तो सिंपल है। इस केस में सेकंड इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पर देखो प्लस y है और माइनस y है, तो कोएफिशिएंट तो 1 सेम है और साइन भी अलग अलग है, तो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, ऐड कर देता हूं। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगे तो x प्लस एक्स मिलेगा मुझे 2x, प्लस y माइनस वाई हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। अब 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू 4 आ गई, सॉरी। तो y कैसे आएगा, y के लिए यहां x की वैल्यू या फिर यहां पुट कर दो, x 4 पुट करोगे तो 4 इधर जाएगा, 6 माइनस 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2, y 2 आ गया। तो नंबर क्या था, xy। तो यहां पर देयरफॉर द नंबर इज व्हाट, 42, द नंबर इज 42। ठीक है, वहीं यहां पर आ जाओ। अब यहां पर क्या है, अब ये इक्वेशन तो कॉमन थी ही, ये तो स्टैंडर्ड थी ही, तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 तो है ही हमारे पास, लेकिन सेकंड केस में दूसरी इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, अब मुझे x का कोएफिशिएंट, वैल्यू तो सेम है, साइन अलग है, प्लस एक्स माइनस एक्स, तो इनको भी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को भी मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, y प्लस वाई 2y आएगा, विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आ जाएगा 8। तो y की वैल्यू यहां पर आ गई 4। ठीक है, y की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहां y 4 रख दो, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो देयरफॉर इस केस में जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, xy, नंबर है xy, तो 24 नंबर आएगा। नंबर क्या आएगा इस केस में, 24 आएगा। तो देख रहे हो ना आप, दो नंबर्स आ रहे हैं, एक 42 आ रहा है और एक 24 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है ना, फाइंड द नंबर, तो क्या है नंबर, 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है। उसने ये नहीं स्पेसिफाई किया था ना कि टेंस में से यूनिट सब्ट्रैक्ट करना है या यूनिट्स में से टेंस सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हमने ये दो केस बनाए। और इन दोनों केसेस में जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है, जो नंबर आ रहा है, एक में आ रहा है 42 और एक में आ रहा है 24। तो यहां पर एलिमिनेशन करने के लिए हमने सिंपली ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। क्यों ऐड किया, ऐड करने से ही एलिमिनेट हो रहा था, क्योंकि साइन अलग अलग थे। ठीक है ना, तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस थ्योरी सेशन ऑफ pair of linear equations in two variables. On the channel you will also find the solution for NCERT exercises 3.1 to 3, तीनों का solution है, और एग्जाम्पलर के चारों exercises का भी solution है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी solution I'll make and upload it as soon as possible। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बार NCERT अच्छे से कर लो, इन द सेंस कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स, हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए हैं, यहाँ पर सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर लो, एग्जाम्पलर कर लो। आफ्टर दैट यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बैंक है तो आप वो भी कर सकते हो। यू विल फाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, aptforall.com/class 10th में मैथ सेक्शन में आप जाओगे तो एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड प्री-वाईक्यूज वगैरह आपको सारे क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, so that's it for this session. Thank you.